नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोलगुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं लेब असिस्टेंट, भूगोल, एनसीईआरटी पार्ट, स्कूल व्याख्याता। और स्कूली बच्चे जहाँ टीचर नहीं है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ चाहे इंडिया हो चाहे राजस्थान हो, कहीं पर भी परीक्षा का आयोजन होता है और ये टॉपिक जहाँ दे रखा है उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम पढ़ रहे थे भारत की वनस्पति, मतलब कक्षा 11 का एनसीईआरटी पार्ट। जैसा लेब असिस्टेंट में सिलेबस में दे रखा है, बिल्कुल उसी हिसाब से अपन चल रहे हैं। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको हमेशा करंट अफेयर्स मिलेगा, साथ ही साथ क्लास का शेड्यूल मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो ले लीजिएगा, क्योंकि लेब असिस्टेंट के लिए वो रामबाण औषधि का काम करेगा। करना क्या है, प्ले स्टोर से जाके गोलगुरु एकेडमी जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और वहाँ पर 4 से 5 टेस्ट आपको निःशुल्क मिलेंगे। उनको देखकर अपना मूल्यांकन कीजिए और उसके बाद ही टेस्ट सीरीज में अपना भाग्य आजमाइए। तो भारत की वनस्पति में पहला अपना जो है एक सेशन हो चुका है, एक क्लास हो चुकी है। आज अपनी दूसरी क्लास है। इसके बाद जो वन रिपोर्ट 2023 है उसके साथ ही अपन भारत की वनस्पति का समापन करेंगे। वो एक क्लास और होगी। उससे पहले आज ये दूसरी क्लास है, सामाजिक वानिकी और वन्य प्राणी संरक्षण। इससे पहले भारत की प्रमुख वनस्पति अपन ने देखा था, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, वो सारी चीजें अपन ने देखी थी। आज सामाजिक वानिकी क्या होता है और वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है, जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सामाजिक वानिकी होती क्या है। तो सामाजिक वानिकी का सीधा सा अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य वनों का प्रबंध करना, उनकी सुरक्षा करना तथा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना। तो सार रूप में क्या है, सामाजिक वानिकी मतलब है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता के उद्देश्य से वनों का अपन प्रबंध करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी। देखिए, पिछली बारिश में हमने भी इतने सारे पेड़ पौधे लगाए थे। ये पूरा इधर आप देख रहे हो, यहाँ पर चारों तरफ जो है तारबंदी करके अपन ने यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे लगाए थे, लगभग 200 से 250। और ये अपन ने मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, एक पेड़ मैं भी लगाऊंगा, जिस मुहिम के तहत पूरे राजस्थान में लगभग 50 से 60 हजार पौधे अपनी टीम के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा लगाए गए। तो आपको भी लगाना है इस प्रकृति को जीवित रखने के लिए। ये एक व्यापक दृष्टिकोण है भाई, जो न केवल पेड़ लगाने पर केंद्रित है बल्कि समुदाय की भागीदारी को निर्धारित करता है, आर्थिक लाभ भी प्रदान करता है, पारिस्थितिकी संतुलन को भी महत्व देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सार रूप में यदि देखें तो स्थानीय समुदायों का वन संसाधनों से जोड़ना और उनकी आजीविका में सुधार करना। पेड़ पौधे सिर्फ अपने को पर्यावरणीय सुरक्षा ही नहीं देते, साथ ही साथ आजीविका के जो साधन है वो भी उपलब्ध करवाता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है उन्होंने सामाजिक वानिकी का वर्गीकरण किया है, और कितने भागों में, 3 मुख्य भागों में इसका वर्गीकरण किया है। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी का वर्गीकरण कितने भागों में, 3। सिंपल सा है, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात ही नहीं है भाई। पहला शहर में पेड़ पौधे मतलब शहरी वानिकी, दूसरा ग्रामीण वानिकी, और तीसरा फार्म वानिकी। ठीक है। तो शहरी वानिकी क्या होता है, शहरों और कस्बों में पेड़ लगाना और उनका अच्छी तरीके से देखरेख और प्रबंध करना क्या कहलाता है, शहरी वानिकी कहलाता है। ठीक वैसे ही हो जाएगा शहरों की बजाय गांव में, मतलब गांव में कृषि और समुदाय आधारित वानिकी जो है ग्रामीण वानिकी कहलाता है। मतलब एक तो कृषि वानिकी आ जाएगा इसमें, दूसरा सामुदायिक वानिकी आ जाएगा। आगे अपन देखेंगे कि ग्रामीण वानिकी को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली तो ये जो है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है। पहली हो गई शहरी वानिकी, दूसरी ग्रामीण, तीसरी फार्म वानिकी। शहरी वानिकी अपन ने देखा, उसके बाद ग्रामीण वानिकी, इसको 2 भागों में होता है भाई। एक तो हो गया कृषि वानिकी, दूसरी हो गई आपके सामुदायिक वानिकी। नरेगा के तहत जो अपन पूरा समुदाय मिलके पेड़ पौधे लगाते हैं खाली पड़ी जमीन पर, तो वो क्या कहलाता है, वो सामुदायिक वानिकी कहलाता है। और
जो कोई भी किसान होता है, कृषक होता है, अपनी कृषि के साथ, अपनी फसलों के साथ पेड़ पौधे लगाता है बाड़ या मेड़ पे, वो क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। अब देखो फार्म वानिकी, किसानों द्वारा अपने खेतों में पेड़ लगाना किस उद्देश्य से? लाभ कमाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है भाई। फार्म वानिकी मतलब बड़े बड़े फार्म जो है बनाए जाते हैं, उसमें आर्थिक लाभ प्रदान करने वाले पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो अपने को पर्यावरणीय सुरक्षा भी देते हैं और आर्थिक लाभ भी देते हैं। अब देखो शहरी वानिकी होता क्या है भाई? शहर तथा उनके आसपास की निजी या फिर सार्वजनिक भूमि पर क्या? पेड़ लगाना, उनका अच्छी तरीके से प्रबंध करना शहरी वानिकी कहलाता है। ये जो है सभी को पता है, शहरी पर्यावरण को सुधारने, प्रदूषण को कम करने और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो शहरी वानिकी में पेड़ पौधे किस हिसाब से लगाते हैं? एक तो हरित पट्टियां लगाते हैं, मतलब शहर जो होता है उसके चारों ओर हरित क्षेत्र जो प्रदूषण को रोकता है, हरित पट्टियां कहलाती है। सार्वजनिक पार्क आप देखते हो, जो है कोई भी अभी नई कॉलोनी या प्लॉट काटे जाते हैं शहर में, तो एक जगह छोड़ी जाती है पार्क की। तो नागरिकों के मनोरंजन और स्वास्थ्य के लिए हरे भरे स्थान जो है, ये भी सार्वजनिक के पार्क कहलाते हैं, जो शहरी वानिकी के तहत विकसित किए जाते हैं। सड़कों के किनारे आप देखते हो, मैंने देखा है फिलहाल जो नरेगा जब से चली है, ये एक आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिला है। सड़कों के किनारे दोनों साइड मैंने बहुत बार जो है चलती जो है रास्ते में वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया, खूब सारे लोगों ने भी पसंद किया कि शहर जो है सड़कों के दोनों ओर पेड़ पौधे इतने शानदार लगते हैं, जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वाहनों से, वो इनको सोख लेते हैं, तो बहुत शानदार लगते हैं भाई। ये जो है पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सुनहरा मौसम तो आपको देते ही है। तो सड़कों के किनारे मार्गों पर छाया और सौंदर्य के लिए वृक्षारोपण भी शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र, व्यवसायिक इलाकों में भी हरियाली को बढ़ाना, तो इस तरीके से देखो हरियाली का जो है विकास करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। अब देखो ग्रामीण वानिकी, ठीक वैसे ही हो गया। ग्रामीण वानिकी में गांव में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, इसके दो प्रमुख प्रकार है। ठीक है भाई, जो ग्रामीण समुदाय की आर्थिक और पारिस्थितिकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मतलब आर्थिक लाभ भी देते हैं और पारिस्थितिकी सौंदर्य भी बनाए रखते हैं। इसके दो पार्ट है, पहला हो गया कृषि वानिकी और दूसरा हो गया सामुदायिक वानिकी। बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया, खेतों में पेड़ और फसलें एक साथ उगाना क्या कहलाता है? कृषि वानिकी। आता है इस प्रकार का सवाल, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सामुदायिक वानिकी कृषि वानिकी एक जैसा लगेगा आपको। तो खेतों में पेड़ और फसलें, मतलब फसल भी और पेड़ भी, दोनों चीजें एक साथ जब होती है तो वो कृषि वानिकी कहलाता है। सामुदायिक वानिकी, सार्वजनिक भूमि पर सामूहिक वृक्षारोपण, ये क्या कहलाता है? सामुदायिक वानिकी, मतलब पूरा समाज, पूरा समुदाय मिलके जो है सार्वजनिक, जैसे देखते हो आप शमशान भूमि पे के जो है व्हाट्सएप ग्रुप किसी गांव का होता है, हमारे गांव का भी बना हुआ होता है, सभी गांव का होता है, हमारे गांव का भी है, तो उसमें लिखते हैं कभी कि कल शमशान भूमि पर जो है पेड़ पौधे लगे जाएंगे, सभी युवा पधारे। मतलब वो क्या है? वो है सामुदायिक वानिकी, पूरा समुदाय मिलके पेड़ पौधे लगाता है एक सार्वजनिक स्थान पर। वो हो सकता है शमशान भूमि हो, चाहे आपके नाडी मतलब गोचर भूमि हो, या कोई और भूमि हो जहां पर इस प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आगे देखिए कृषि वानिकी, इसको देखते हैं वापिस। तो जो है ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी, कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ उगाना, बहुत अच्छी तरीके से देखा, कृषि वानिकी कहलाता है। ये एक एकीकृत भूमि उपयोग प्रणाली है जो कृषि की उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण दोनों को संतुलित करती है। अब होता क्या है, खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फल, ये सारी चीजें एक साथ जब उगाई जाती है, बोई जाती है, लगाए जाते हैं पेड़ पौधे और खाद्यान्न, तो वो कृषि वानिकी कहलाता है। अब है सामुदायिक वानिकी, देखो ये पेड़ पौधे लगा के जो है दोपहरी में रेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो सार्वजनिक भूमि पर पेड़ लगाना सामुदायिक वानिकी कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, छाप लेना दिमाग में। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना, एक व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं बल्कि पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका? सामुदायिक वानिकी का। इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भूमिहीन लोगों को भी वानिकी से जोड़ना है। बहुत सारे जो है गांव में लोग ऐसे होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, तो वो बेचारे जो है इमारती लकड़ी हो, चाहे आपकी ईंधन की लकड़ी हो या और कोई प्रकार की लकड़ी हो, या अपने पशु चराना हो, तो वो कहाँ चराएंगे? तो उनको भी
वानिकी से जोड़ने के लिए इस प्रकार की जो है ये वानिकी काम में ली जाती है। ये सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है, इससे जो है सामाजिक एकजुटता बढ़ती है भाई, और सामुदायिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करती है। स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी इसकी सफलता की कुंजी मानी जाती है। अब देखो सामुदायिक वानिकी के क्षेत्र कहाँ, या तो फिर गांव के चारागाह, मंदिर की कोई भूमि पड़ी है वो हो, सड़क और नहर के किनारे हो, रेल पटड़ी के पास पास पेड़ पौधे लगाना, और विद्यालय परिसर में लगाना। तो यहाँ पर ये सिंपल सी चीजें हैं, कोई ज्यादा वैसे लोड लेने वाली बात है नहीं भाई। अब है फार्म वानिकी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है भाई, अपनी ओर से कुछ नहीं है। जो लैंग्वेज एनसीईआरटी कक्षा 11 में दे रखी है और वही आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है, तो मेरा पूरा का पूरा फर्ज बनता है मैं कि एक भी फैक्ट पीछे नहीं छोड़ूं, सारे की सारी चीजें जो है कवर करते हुए चले। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक और उपयोगी पेड़ लगाते हैं। अब देखो फार्म वानिकी में होता क्या है, जैसे अभी अल्डू के पेड़, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, अब जो है नीचे का जो भूमिगत जल है वो भी सूख रहा है, तो फसलें उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो रही, तो किसान कहाँ, किसान लंबी सोच की ओर चल पड़े हैं। कोई पेड़ लगाते हैं अल्डू के, जैसे अल्डू का पेड़ लगा लिया, किसी के पास अच्छी खासी जमीन है तो उसने 1000 पेड़ लगा लिए, वो 5 साल बाद में एक पेड़ कम से कम 3, अधिक से अधिक 7-8 हजार का हो सकता है, औसत माने तो 4 या 5 हजार का पेड़, तो 1000 इंटू इंटू क्या हो गया, 1000 इंटू 4000 मान लो, ये 5 साल बाद उसकी इनकम हो जाएगी। तो मतलब कितना जो है बेनिफिट होगा। तो व्यापारिक और उपयोगी पेड़ लगाते हैं फार्म वानिकी के अंतर्गत। वन विभाग छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाते हैं कि आप लगाइए अपने खेत में। ये व्यवस्था किसानों को अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करती है और उनकी भूमि की उत्पादकता को बढ़ाती है। साथ ही ये मृदा संरक्षण और जल संचयन में भी सहायक है। कैसे, पेड़ पौधे अच्छे खासे लगा रखे होंगे खेत में, तो हवाएं चाहे कितनी भी चलेगी, कितनी भी तेज हवाएं गर्मियों में चलेगी, लेकिन उस मृदा का अपरदन नहीं होगा, ऊपरी जो उपजाऊ परत है वो दूर बहकर या उड़कर नहीं जाएगी। साथ ही साथ जल का संचयन भी करने में ये सहायक है। देखो ठीक है, वो फोटो मैंने वापस यहाँ पर काम में ली है। ये फार्म वानिकी है, हमारा उद्देश्य जो है ये फार्म वानिकी का ही था भाई, जो है मूल उद्देश्य के अच्छे खासे जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाएं, और यदि फल फ्रूट वाले भी लगाए कि सारे अच्छे होंगे तो आस पड़ोस के लोग जो है वो भी फल फ्रूट खाएंगे, हम भी खाएंगे। ठीक है, आगे देखो फार्म वानिकी में पेड़ लगाने के स्थान, खेतों की मेड़ों पर लगा सकते हैं, चारागाहों में लगा सकते हैं जो पर्सनली निजी है, घास स्थलों में लगा सकते हैं, घर के पास खाली भूमि जो है मैंने अभी आपको दिखाया वहां पर लगा सकते हैं, पशुओं के बाड़ों में भी लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं, वन्य प्राणी, भारत की प्राकृतिक धरोहर क्या है, वन्य प्राणी ये क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है भाई, राष्ट्रीय पक्षी है। अभी देखो ये बेसिक नॉलेज है लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। राष्ट्रीय जो है फल क्या होता है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, ये बेसिक नॉलेज होता क्या है। जब आप तैयारी करते हो, कोई पड़ोसी या कोई ठिकाने वाला आता है ना, तो वो आपको ये नहीं पूछेगा कि सामाजिक वानिकी क्या होता है या और क्या होता है, या डीपली नहीं जाएगा कि भूगोल का जनक कौन है, या और डीपली नहीं जाएगा। वो ये बेसिक सी चीजें पूछेगा, और ये आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि ये आप नहीं बताओगे तो वो बोलेगा क्या तैयारी कर रहा है। तो ये चीजें होनी चाहिए भाई। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक वो हालांकि पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं होगा, थोड़े एज ज्यादा थी उनकी, 45 के आसपास, उनसे एक सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी। मतलब तो ये बेसिक जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो वन्य प्राणी भारत की प्राकृतिक धरोहर, भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। विश्व की ज्ञात वनस्पति और प्राणियों की कुल प्रजातियों में से 4 से 5% अकेली भारत के पास है, 4 से 5%। बल्कि पूरे विश्व की जमीन भी 2.4% ही अपने पास है। इसी कारण भारत में जैव विविधता अच्छी खासी पाई जाती है। भारत में अधिक जैव विविधता का कारण यहाँ पाए जाने वाले विविध पारिस्थितिकी तंत्र है। पूरे भारत में विविध पारिस्थितिकी तंत्र आपको विकसित मिलेंगे। कहीं पर हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, तो कहीं पर तटीय स्थल है, कहीं पर मरुस्थल है, तो कहीं पर घने वर्षा वन है। कहीं विविधता जो है, यही विविधता वन्य जीवन के लिए आदर्श आवास प्रदान करती है। मतलब भारत जो है जैव विविधता की दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र माना जाता है। जैव विविधता को खतरा, अब खतरा क्या है, खतरा इस पृथ्वी पर यदि किसी से है तो वो मानव से है।
पहले ये पृथ्वी एकदम सुरक्षित थी क्योंकि मानव इतना जागरूक नहीं हुआ। जैसे जैसे मानव जागरूक हुआ उसने इस प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। अब तो मानव की सहायता के लिए बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी है, वो जब चाहे ना तब इस पृथ्वी को खोखला कर सकती है। तो खतरा क्या है? मानव क्रियाओं के कारण सबसे बड़ा खतरा है इस जैव विविधता को, जिससे कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है भाई, है ना। ये देखो बंदर यहाँ पे दिख रहे, अपने पूर्वज है ये भाई। पूर्वज मानव किसकी संतान है? बंदरों की संतान है। बहुत सारे अपन ऐसे बोलते हैं बंदर, बुरा मान जाता, बुरा नहीं मानना चाहिए भाई। वो आपके पूर्वजों के नाम से आपको पुकार रहा है। क्यों? देखो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस टाइप की प्रजाति है, उस समय से धीरे 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 मॉडिफाई होता होता मनुष्य जो है होमोसेपियंस से होमोसेपियंस सेपियंस वर्तमान में हो चुका है। जैसे जैसे आप देखते हो ना कि ये एप्पल का आया, क्या बोलते हैं उसको, ये मोबाइल चलते हैं ना 16 प्रो और 17, मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है। तो जैसे जैसे मॉडिफाई होते हैं वैसे ही मनुष्य क्या है, मॉडिफाई होता रहता है। कई जो होते हैं लड़के और लड़कियां, उनको सुंदरता पे घमंड होता है। तो नहीं भाई, आने वाली पीढ़ी और ज्यादा सुंदर होगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ से चलता चलता यहाँ तक आ चुका है। आने वाली पीढ़ी और खूबसूरत होगी। तो इसलिए सुंदरता पे घमंड नहीं करे, फेस की, दिल की सुंदरता, मन की सुंदरता पे घमंड करें। प्राकृतिक आवासों का विनाश मानवीय हस्तक्षेप वन्य जीवों के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। मानव ने इस पृथ्वी के साथ हस्तक्षेप करते हुए इन प्राकृतिक आवासों का विनाश कर दिया है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ने वन्य प्राणियों के लिए जीवन का स्थान क्या है, सीमित कर दिया है। वन्य प्राणियों की संख्या घटने के कारण क्या है? औद्योगिकरण और तकनीकी विकास। यहां से पूछा जा सकता है वन्य प्राणियों की संख्या घटने के कारण निम्न में से नहीं है, तो ये तो है। और आप देख के अप्लाइड क्वेश्चन आता है तो देख के बता सकते हो। औद्योगिकरण और तकनीकी विकास, खेती बस्तियां, सड़क, खदानों और बांध, ईंधन, चारा और लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई। अब आप बोलोगे सर खेती कैसे? तो मान लो कहीं पर पेड़ पौधे जंगल है, तो जो है आदि मानव ने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे वर्तमान मानव ने इस जंगलों को साफ करते यहाँ पर खेती का स्थान बना लिया। तो यहाँ पर जो पशु पक्षी रहते थे उनका तो नाश ही हुआ है ना। तो खेती बस्तियां, सड़क, खदानें और बांध भी वन्य प्राणियों की संख्या घटाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। ईंधन, चारा और लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। चारागाहों के विस्तार से आवास नष्ट हो रहे हैं। शिकार को मनोरंजन बनाना और व्यापारिक शिकार, जंगलों में आग लगना, ये जो है सारे वन्य जीवों, वन्य प्राणियों की संख्या घटाने के प्रमुख कारण माने जाते हैं। आगे देखिए भाई, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण की परंपरा। अब देखो भारत में वन्य प्राणी संरक्षण की परंपरा बहुत ही पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक जैसी रचनाएं इसका उदाहरण है। जैसे पंचतंत्र किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी भाई, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और जंगल बुक किसकी रचना है? ये रुपयार्ड किपलिंग की है, रुपयार्ड किपलिंग की रचना है। तो भारत में वन्य प्राणी संरक्षण की परंपरा बहुत पुरानी है। इसका उदाहरण ये जो रचनाएं हैं इनमें जो उल्लेख किया गया है वो है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति गहरा सम्मान देखने को मिलता है। अशोक के जो शिलालेख है उनमें भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा के निर्देश मिलते हैं। एक जो शिलालेख का एक आपको देखने को मिलेगा कि वन्य प्राणियों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन चित्रों में भी आप देखोगे, भित्ति चित्र हो चाहे कोई सी भी चित्र है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे वन्य प्राणियों के खूब सारे चित्र। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, छाप लेना भाई। कब आया? 1972 में आया। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। पिछला जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था उसमें पूछा गया था जल संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वो आया था 1974 में। ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये पूछा गया था भाई। ये क्या है? जल संरक्षण अधिनियम 1974 और 1972 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम भारत में वन्य जीवन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। संकटग्रस्त प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को कानूनी संरक्षण भी प्रदान करता है। आगे चलते हैं। अधिनियम में संशोधन देखिए आया कब था? 1972 में आया था। कब? 1972 में आया था। और 1991 में इसको संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि इसमें दंड का प्रावधान है वो और कठोर कर दिया गया। पौधों को संरक्षण, पौधों को संरक्षण, कुछ पौधों की प्रजातियों को भी संरक्षण इसके अंतर्गत दिया गया। अब देखिए कठोर कानून क्यों कर दिया गया, कठोर दंड की प्रावधान क्यों कर दिया गया? क्योंकि एक वीरप्पन था भाई। मुझे पता है आज भी कि मैं जब छोटा था, शायद पांचवी छठी में, 2003 या 2001 के आसपास की बात है, वीरप्पन था, चंदन का बड़ा तस्कर था। ऐसे बड़ी बड़ी मूछें थी। उसके बाद उस पर एक मूवी भी आई थी वीरप्पन। तो वो क्या है, चंदन का अवैध व्यापार करता था।
जंगलों से चंदन के पेड़ काटता था। तो ये कठोर प्रावधान की क्या है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कठोर प्रावधान किए गए। ये संशोधन 1991 में, 1991 याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री, जिन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, जो भारत को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली नीति थी। ये संशोधन वन्य जीव संरक्षण और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए। इससे अवैध शिकार और व्यापार पर अंकुश लगाने में मदद मिली भाई। भारत में सुरक्षित स्थान इंपॉर्टेंट है, वर्तमान स्थिति कैसी है ये छाप लेना दिमाग में सीधा। भारत ने वन्य जीव संरक्षण के लिए एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 573 है। भारत में वर्तमान में 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, 115 है। संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, 115 है। सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, 220 है। कितने हैं, 220 है। तो ये छाप लेना भाई संख्या। वन्य जीव अभ्यारण्य 573, राष्ट्रीय उद्यान 106, संरक्षण रिजर्व क्षेत्र 115, सामुदायिक रिजर्व 220। प्रोजेक्ट टाइगर, देखो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1972 में आता है। कब आता है, 1972 में आता है वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसमें संशोधन कब होता है, 1991 में होता है। ये दो डेट अभी तक मैंने डाली है। इसके अलावा आपको मैंने 1974 जल संरक्षण अधिनियम भी बताया था। उसके बाद आता है 72 के बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973, छाप लेना ये भी दिमाग में। 1973 में शुरू किया गया ये परियोजना भारत की सबसे सफल वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। 3 डेट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल संरक्षण टाइगर प्रोजेक्ट 1973, जल संरक्षण 1974, ये चीजें 4। और इमरजेंसी कब लगी थी, 1975। ठीक है, संविधान संशोधन 1976 अच्छे से आपको याद होगा भाई। ठीक है, याद है ना। तो ये चीजें इस तरीके से आपको रिलेटेड करते हुए चलना है। और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, है ना। 1970 दुग्ध क्रांति आई थी कि नहीं आई, 67 से गुणशितर हरित क्रांति। तो डेटें आप इस तरीके से लेते हुए चलोगे ना, तो सारी 1901 से लेकर 2000 तक चलती जाएगी। 1970 क्या है, दुग्ध क्रांति। 71 भारत पाकिस्तान युद्ध। 72 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 73 टाइगर प्रोजेक्ट। 74 आपके क्या हो गया, जल संरक्षण अधिनियम। 75 इमरजेंसी। 76 संविधान संशोधन, बहुत अच्छी तरीके से पता है, देखना उसको। दो संशोधन महत्वपूर्ण माने जाते हैं, 1976 और 1978, 42वां और 44वां। तो 1973 में शुरू किया गया ये था। भारत में बाघों की संख्या को बनाए रखने और वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक पारिस्थितिकी मूल्यों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रोजेक्ट टाइगर की प्रगति की बात करें तो जब ये परियोजना आई थी, ये प्रोजेक्ट आया था, उस समय बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने थे, 9 बाघ आरक्षित क्षेत्र थे 1973 में। वर्तमान में कितने हो गए भाई, बढ़ के 58 हो गए। कितने हो गए, 58 हो गए। दिसंबर 2025 की बात है, अभी जनवरी 2026 चल रहा है। नवीनतम जो है 58वां कौन सा, मध्य प्रदेश का महादेव टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, मध्य प्रदेश का महादेव टाइगर रिजर्व है। ठीक है भाई, ये विस्तार भारत की बाघ संरक्षण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बाघों की संख्या, विश्व की कुल बाघों की संख्या का 75% अपने देश के पास है। 75% अपने देश के पास है भाई। 2022 की गणना 2022 की गणना जिसका रिजल्ट 2025 में जारी किया गया, लगभग 3682, 3682 जो है ये टाइगर बाघ अपने भारत में है। ये संख्या भारत के संरक्षण प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करती है। पिछले कुछ दशकों में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। फैक्ट में पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा सही है गलत है, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है भाई, है ना, वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्य जीव संरक्षण 1972 देख लिया। उसके बाद अपन ने उसमें संशोधन 1991 में देखा। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 देखा। अब देखेंगे अपन 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट। 1992 में प्रारंभ की गई ये परियोजना हाथियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। हाथियों का संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इनका, उनके पारिस्थितिक आवासों की रक्षा करना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इतना याद रखना। अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना की बात करें तो देखो, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना,
घड़ियाल और मगरमच्छों की विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से ये परियोजना चलाई गई। एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। हंगुल परियोजना, कश्मीरी हिरण की दुर्लभ प्रजाति का संरक्षण करने के लिए हंगुल परियोजना चलाई गई थी। हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी के लिए शिकार से बचाव और संरक्षण के लिए हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना चलाई गई। अब देखो जीव मंडल नीचे क्या है। ये क्या है भाई? ये एक संतुलन बनाता है, किसमें? पर्यावरण, वन्य जीव और मानव में। मतलब जीव मंडल नीचे ऐसे विशेष क्षेत्र है जहां प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव और मानव जीवन तीनों के बीच संतुलन बनाया जाता है। मतलब मानव भी रहता है, अच्छा पर्यावरण भी विकसित हो और जीव जंतु भी रहे। इन तीनों के बीच अच्छा संतुलन ही जीव मंडल नीचे कहलाता है। इन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। ये क्षेत्र न केवल संरक्षण का केंद्र है बल्कि सतत विकास के मॉडल भी है, जहाँ स्थानीय समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। मतलब सामंजस्य बना के रहते हैं। आगे चलते हैं भाई। जीव मंडल नीचे की विशेषता की बात करें तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण होता है, ठीक है। उसमें वन्य जीव भी निवास करते हैं और मानव जीवन भी निवास करता है। मतलब इन तीनों तत्वों का संतुलन सतत विकास की नींव रखता है। ये जीव मंडल नीचे की विशेषता है। आगे देखो, भारत के 18 जीव मंडल नीचे एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, छाप लेना दिमाग में, बार बार बोलता हूं ना मैं, छाप लेना, ठीक है। तो छाप ही लेना। तो उत्तर में देखो नंदा देवी है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। पूर्वोत्तर की बात करें तो नोकरेक है, मानस है, डिब्रू सेखोवा है, देहांग दिबांग है। मध्य भारत में पंचमढ़ी है, अचान कमार है, अमार अचान कमार अमरकंटक है, पन्ना है एमपी का है, शिमलीपाल है उड़ीसा का है, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत में नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी। एक एक देखेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि घास काट दिया, बहुत अच्छी तरीके से एक एक को देखेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है। अब देखो नीलगिरी, ये देखो नीलगिरी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये दक्षिणी भारत है। यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है। ये आपके केरल हो गया और ये कर्नाटक हो गया। इन तीन राज्यों में फैला हुआ है ये नीलगिरी क्या जीव मंडल। नीचे छाप लेना, दिमाग में याद रख लेना। विशेषता क्या है? पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, समृद्ध जैव विविधता ये रखता है। तो पहला नीलगिरी पता चल गया। जीव मंडल नीचे कहां पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अब है हिमालय जीव मंडल नीचे। हिमालय पार्ट के अपन ने तीन अलग अलग जो है डिफाइन करके इसलिए देख रहे हैं ताकि दिमाग में सीधा छप जाए। नीलगिरी छप गया ना। अब देखते हैं हिमालय के पहला है नंदा देवी। सबसे पहली बात तो ये है कहां पर? उत्तराखंड में है भाई। ऊंचाई वाली पारिस्थितिकी और हिमालय वनस्पति यहाँ पर मिलती है। तो जीव मंडल नीचे नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा, कंचनजंगा हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, लेकिन वो ट्रांस हिमालय में है, पार हिमालय में है। इस कारण उसे क्या कहते हैं? भारत की सबसे ऊंची चोटी। और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है भाई। ये कहां पर है? सिक्किम में। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी ये मानी जाती है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठंडा मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो अभी तक अपन ने देखा ये भारत का ऊपरी इलाका है, ये यहाँ पर लद्दाख है, ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड। तो ये देखो, और ये इधर अपन आगे चलेंगे तो ये आता है सिक्किम। तो ये हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, सॉरी कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ है? ये सिक्किम में है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। नंदा देवी उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, कंचनजंगा सिक्किम में। चार पढ़े ना अपन ने? कंचनजंगा, कोल्ड डेजर्ट, नीलगिरी और एक आपके कौन सा बच गया? नंदा देवी। ठीक है, चारों के चारों। अब आगे देखते हैं। कच्छ जीव मंडल नीचे, भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे कच्छ गुजरात। भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे कौन सा है? गुजरात का है कच्छ। ये क्षेत्र अपनी अनूठी मरुस्थलीय और सामुदायिक समुद्री परिस्थिति के लिए जाना जाता है। मतलब एक तरफ इसमें मरुस्थल, दूसरी तरफ क्या है? समुद्र है। ये भारतीय जंगली गधा जिसे खुर कहते हैं जैसी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ये जो है खुर
भारतीय जंगली गधा यहाँ पर मिलता है। कच्छ की विशेषता है, कच्छ का रण मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र मिलकर एक विविध पारिस्थितिकी परिदृश्य का निर्माण करते हैं। तो कच्छ कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में। नीलगिरी पड़ा, नीलगिरी पड़ा जो कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। उसके बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। 4 ये हो गया, 5वां कच्छ हो गया। आगे चलते हैं। ये देखो भारत में जीव मंडल नीचे, थोड़ा मोटा कर देता हूँ भाई इसको मैं। ये आपके हो गया हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? शीत मरुस्थल बोले तो कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, इसके नीचे आ गया नंदा देवी। कहाँ है? उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में। उसके बाद अपन ने ये जो सिक्किम है, सिक्किम में देखा था कंचनजंगा, देख लिया ना। उसके बाद ये आप असम में आता है, असम में, ये असम है बीच में, देखो इस तरीके का, ये असम है। ठीक है ना, ये असम पूरा। असम में मानस, मानस और डिब्रू सखोवा है। डिब्रू सखोवा और मानस ये दोनों कहाँ है? ये आपके सिक्किम में है। देहांग दिबांग है ना। अरे जैसे ही भारत में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है तो यहीं से प्रवेश करती है, देहांग कहा जाता है, दिबांग कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। देहांग दिबांग। अब देखो नोकरेक, नोकरेक नो रुकने वाली, नो रुकने वाली मतलब सर्वाधिक बारिश होने वाली। नोकरेक कहीं ना कहीं जोड़ के आपको करना है। नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। ना रुकने वाली बारिश कहाँ होती है? मेघालय में, नोकरेक मेघालय। अब देखो सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ है? मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में, तो आसानी से आपको याद रह जाएगा। सिमलीपाल, अरे पहाड़ पर है ना, ये पहाड़ पर है। अरे अपन बोला ना कि पहाड़ पर है, तो पहाड़ है भाई इसकी, किसकी? आपको याद रखना है। पहाड़ तो वैसे 9 राज्यों की है, लेकिन स्पेशली उड़ीसा की याद रखनी है। तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम, शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मन्नार की खाड़ी ये देखो तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी। इधर पाक जलसंधि, मन्नार की खाड़ी, ये दोनों कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच है, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार कोई अलग से आपको याद रखना नहीं है, अंडमान और निकोबार में पड़ता है। अब आपको देखो अगस्त्यमाला, अगस्त्यमाला, या अगस्त्यमाला कहाँ है? तमिलनाडु और केरल दोनों में है भाई, तमिलनाडु और केरल दोनों में है। नीलगिरी बहुत अच्छी तरीके से अपन ने देखा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों में आता है। ठीक है। अचन कमार और अमरकंटक ये याद रखना है। पहले छत्तीसगढ़ और आपके क्या है? एमपी एक ही राज्य थे, फिर ये अलग अलग हो गए। उसके बाद प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया। तो अचन कमार और अमरकंटक दो नाम है, तो इसमें दो नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी और पन्ना, पंचमढ़ी और पन्ना दोनों कहाँ है? ये आपके मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी और पन्ना। कच्छ गुजरात, कच्छ कहाँ है? गुजरात। तो बताओ ये जीव मंडल नीचे आपको याद हुए कि नहीं हुए? आराम से आपको याद है, हो जाएंगे। आगे चलते हैं, वापस देख लेते तीसरी बार रिवीजन। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। नंदा देवी उत्तराखंड। नोकरेक ना रुकने वाली बारिश मेघालय। पंचमढ़ी, 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 पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। शिमलीपाल उड़ीसा, पहाड़ किसकी? उड़ीसा की। अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु, मैंने कहा था ये बीच में, यहाँ पर अगस्त्य मलाई। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम। पन्ना और पंचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश, पन्ना और पंचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। मानस असम, मानस असम। डिब्रू सकोवा, डिब्रू सकोवा असम में। कच्छ गुजरात। शेषचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश, शेषचलम आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, बहुत अच्छी तरीके से जो है आपको याद हो गया होगा। संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य माना जाता है। वृक्ष लगाएं, पर्यावरण बचाएं, ये नारा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरी क्लास से ज्यादा। वन्य जीव सुरक्षित रखे, प्रकृति का संतुलन बनाए रखे, ये अपनी ओर से है भाई। दोनों के दोनों नारे इनको फॉलो करना है, दोनों स्लोगन का। ये देखो कितनी शानदार तस्वीर है, कितना अच्छा लगता है जब आप पेड़ लगाते हो, फोटो अपलोड करते हो। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जुड़े रहे गोलगुरु एकेडमी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।